नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी के स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ पारुल। चर्चा करेंगे आज आपदा की तैयारी, सियासत भारी। जी हां, जून माह के अंत में उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है। ऐसे में शासन प्रशासन आपदा प्रबंधन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। हर साल बारिश के मौसम में उत्तराखंड बाढ़, भूस्खलन और नदी कटाव जैसी आपदाओं का सामना करता है, जिसमें जान माल का भारी नुकसान होता है। और इसी बीच एनडीएमए के सदस्य डॉक्टर दिनेश कुमार असवाल का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि नदियों के किनारे बसे घरों की दीवारों पर लिख देना चाहिए कि यहां मौत फ्री में मिलने वाली है। ऐसे में इस मुद्दे पर अब राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस ने आपदा प्रबंधन की प्रबंधन को नाकाफी बताते हुए जहां भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, वहीं भाजपा ने यह भी कहा है कि इस बार दुरुस्त इंतजाम है। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में नदी किनारे बस्तियां मौत का इंतजार कर रही हैं? क्या सरकार वोट बैंक के दबाव में कार्रवाई नहीं कर पा रही है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले एक रिपोर्ट है, वो आप देख लीजिए। उत्तराखंड में प्री मानसून आपदा प्रबंधन के बीच देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में हिमालयी आपदाओं पर आयोजित कार्यशाला में एनडीएमए सदस्य डॉक्टर दिनेश कुमार असवाल ने पहाड़ों में अनियोजित निर्माण और नदी किनारे बसावट पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोग जानते हुए भी खतरे वाले इलाकों में घर बना रहे हैं और कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि कहां निर्माण नहीं होना चाहिए। डॉक्टर असवाल ने कहा कि हर नदी का 100 से 200 साल का प्राकृतिक फ्लड पैटर्न होता है, जिसे हाईएस्ट फ्लड लेवल यानी HFL के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। असवाल के मुताबिक HFL मार्किंग के बाद ही तय होना चाहिए कि कहां निर्माण हो सकता है और कहां नहीं, लेकिन हिमालयी राज्यों में अब तक सटीक लैंड यूज प्लानिंग नहीं बन पाई है। एक नदी का अपना पैटर्न होता है, 100 साल का, 200 साल का, और उसे बोलते हैं HFL, हाईएस्ट फ्लड लेवल। वो मार्क होना चाहिए। तो HFL जो मार्क जब हो गया तो उसके नीचे आपकी नॉर्मली कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। अब जब HFL मार्क होगा साइंटिफिकली, तभी जाके तो पॉलिसी बनेगी। तो अभी जो डिस्कनेक्ट है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि डिस्कनेक्ट हमारा ये होता है कि एक्यूरेट हिमालयन लैंड यूज प्लानिंग हमने बना नहीं पाए। वो इसलिए नहीं बना पाए कि हमारे पास रोबस्ट डाटा सिस्टम नहीं है। तो रोबस्ट डाटा सिस्टम तब आएगा जब सारी नदियों का हमारा HFL मालूम पड़ेगा। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत कुमार गहलोत ने भी माना है कि खतरे का पता होने के बावजूद लोग मजबूरी में नदी किनारे बसते हैं। गहलोत ने कहा कि गरीबी इसकी बड़ी वजह है। देहरादून की रिसपना और बिंदाल नदी किनारे ऐसी स्थिति साफ देखी जा सकती है। संख्या इस कदर है हमारे पास कि आप कितनी भी कोई भी लाभान्वित जो वो होती हैं हमारी स्कीम्स होती हैं, कितनी भी बना लो आप, वो हमेशा कम ही पड़ेंगी और हर साल आपको फिर से कोई नई स्कीम लानी पड़ेगी। तो वो एक समस्या तो हमारे यहाँ है। लेकिन उनकी बात काफ़ी हद तक सही कि हमें ये मालूम होने के बाद भी हम लोग वही काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें मालूम होने के बाद भी सड़क पे कैसे चलना है, गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है, तब भी हम लोग वैसे ही गाड़ी ड्राइव करते हैं जैसे हमें नहीं करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा का क्या कहना है। सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। चाहे पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, नदियों के किनारे जितनी भी बसावटें हैं, उनके लिए सुरक्षा के कोई उपाय अभी सरकारी स्तर पर नहीं किए गए हैं। आम जनजीवन को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है और आने वाले बरसात के सीजन में जो भी घटनाएं नदियों के किनारे होंगी, उसके लिए सरकारी तंत्र ही जिम्मेदार होगा। क्योंकि सरकार बयानबाजी तो बहुत करती है, अधिकारी दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात में नदियों के किनारे चुनौतियां खड़ी होती हैं, उसके बाद सरकार की कुंभकर्णी निंद्रा टूटती है। जिस प्रकार के आरोप विपक्ष लगा रहा है, ये सारा काम जो नदियों के किनारे लोगों को बसाने का हो, ये सब कांग्रेस के समय हुआ है। आज जितने भी लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं और उनकी जान उनकी जोखिम में आ जाती है जब इतना ज़्यादा मानसून सीजन में बारिश होती है, तो क्यों इन लोगों ने उनको वहाँ पर बसाने का काम किया? अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कहूँ तो हम वो लोग हैं जो उन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है, ताकि जब भी इस प्रकार की आपदा या मानसून सीजन में बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उन लोगों को बेघर ना
होना पड़े, उन लोगों को कहीं अचानक से ऐसी विपत्तियों का सामना ना करना पड़े जिससे जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है। अब बड़ा सवाल यही है कि हर साल आपदा के बाद चेतावनी दी जाती है, लेकिन स्थायी समाधान क्यों नहीं निकलता? क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं होती? क्या इस बार मॉनसून से पहले नदी किनारे बसे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा, या फिर इस बार भी बारिश के साथ त्रासदी की तस्वीरें सामने आएंगी? कुछ चीजें स्पष्ट है, वैज्ञानिकों की चेतावनी को हर बार अनदेखा किया जाता है, अनसुना किया जाता है। क्यों आखिर नदियों के किनारे नो कंस्ट्रक्शन जोन इन्हें घोषित नहीं किया जाता और उसका पालन क्यों नहीं करवाया जाता? क्यों ऐसी बस्तियां वहां बस जाती हैं, जैसे कि वहां अधिकारी भी कह रहे हैं, लिख दीजिए कि यहाँ मौत फ्री में मिलती है। आप सोचकर देखिए कितना गंभीर विषय है। और राजनीति मजबूरी है तो क्या जिंदगी से बड़ी राजनीति हो गई है? लोगों की जान से बड़ी राजनीति हो गई है? मिलियन मेहमानों से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आगे सवाल उन्हीं से। राजेश बिष्ट जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत सर। आशीष सैनी जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैनी साहब, आपका भी वेलकम करती हूँ। वीरेंद्र भारद्वाज जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारद्वाज सर, आपका भी वेलकम। आदरणीय सर, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। आप बहुत समय से उत्तराखंड को जानते हैं, वहाँ की आपदाओं को देखा है, वहाँ के राजनीतिक समीकरण क्यों आखिर किस लिए वहां से लोगों को हटाया नहीं जाता? अधिकारी खुद कह रहे हैं, वहां पे जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि इनकी दीवारों पर लिख दीजिए कि मौत फ्री में मिलती है। आखिर क्यों राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है इन वहां लोगों को वहां से स्थापित करने की, इनका कहीं पुनर्वास किया जाए ताकि लोगों की जान बच सके? हर बारी इस तरह की घटनाएं आती हैं, नदियों के आसपास इस तरह के लोगों का वहां पर रहना होता है और फिर मौतों की गिनतियां शुरू। भारद्वाज जी। पारुल, ये सवाल तो अब क्योंकि मानसून की भी दस्तक होने वाली है जी, और ये एक अच्छा विषय रखा है। और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जहां तक आप बात कर रहे हैं जी सर, तो ये तो एक ऐसा बिंदु है। इससे पहले ये अब 2012 में एनजीटी का एक नोटिस आया था जी, कि भाई हटाइए इनको। उसके बाद क्या है कि कांग्रेस ने एक नियमावली बनाई और सबसे ताजुब की बात यह है कि ये बस्तियां हजारों की संख्या में है। और जो सर्वे कांग्रेस ने करवाया था शायद उसमें उन्होंने 582 का डेटा दिया है कि 582 बस्तियां जो है अवैध है और उन्होंने वहां पर बिजली, पानी, वहां पर कुछ लोगों को उन्होंने नियमितीकरण के भी वो दिए हैं, नियमित करने के लिए। उसके बाद 18, फिर 23, 18, 21, फिर 24, फिर 27 तक अब इस जो अभी इनको मतलब राहत मिल चुकी है। अब ये लगा लीजिए आपकी 25 साल हो चुके हैं। तो ये लोग तो अगर देखा जाए तो बढ़ते जा रहे हैं। आप कहीं भी अगर ये देखें तो भाई शराब पे भी लिखा, अभी ये सवाल बताया कि भाई वहां पे की मौत फ्री में मिलेगी, लिख दीजिए। लिखने से क्या होगा? शराब पे लिखा होता है कि इंजूरियस टू हेल्थ। गुटखे के लिए लिखा होता है पान, तंबाकू, बीड़ी, वो भी चलता है। ये भी चल रहा है, ये बढ़ाते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जी, सवाल वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। बस्तियां बढ़ती जा रही है और एक डेटा है, क्योंकि ये पूरे प्रदेश में 582 इन्होंने चिन्हित किया है, लेकिन वो उनका भी ये कहना था कि भाई ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी जी सर, जहां पर बिजली, पानी और इन सुविधाएं दी गई थी। तो ये कौन कौन सी बस्तियां हैं? अब ये हर साल आता है। उसके बाद फिर मलिन बस्तियां, फिर 27 में फिर वही बात आएगी, फिर कोर्ट बोलेगा, एनजीटी बोलेगा हटाइए, फिर वो करे। लेकिन बना कहाँ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अगर जो था 5 साल कांग्रेस 2012 से और 17 तक, 16 में एक नियमावली आई थी, तो उस कितना इंप्लीमेंट हुआ था उसका? वो भी ऐसे ही रहा। उसके बाद अब ये सभी देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका वो क्या होगा भाई? कॉस्ट, ये मलिन बस्तियां बढ़ रही है। अब उसके तर्क तो कई तर्क है कि भाई बहुत कॉस्टली शहर है, अन्यत्र बसाने के लिए जगह भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और ऐसे में नदियां अपने पुराने रास्ते पर आती हैं तो फिर एक बड़ा खतरा है संकट के मुहाने में। बिल्कुल ठीक है सर, लौट रही हूँ। राजेश जी, बस्तियां बसती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, उतनी ही जाने जोखिम में हैं,
नो कंस्ट्रक्शन जोन होने के बावजूद भी, जो विशेषज्ञ हैं उनकी चेतावनी के बावजूद भी आखिर क्यों कुछ काम नहीं हो रहा? क्या टीमों को तैनात करना, उनकी ट्रेनिंग्स कराना, ये कह देना आप काम कर रहे हैं और उसके बाद जब आपदाएं आए तो लोगों को बहा ले जाएं, जिंदगियां खत्म हो जाएं, उनकी बॉडियां ना मिले, कौन जिम्मेदार है सर? बिष्ट साहब। पारुल जी देखिए, जिस तरह से हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने अपनी बात को रखा और उन्होंने जिस गंभीरता से इस विषय को लिया और जो अपने विचार व्यक्त करे, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से कि देखिए ये बस्तियां, अब मैं देहरादून का ही निवासी हूं और देहरादून में जिन बस्तियों की बात करी जा रही है, मैं सन 89 से डालनवाला चंद्र रोड एमबीडी कॉलोनी में रहता हूं जी सर। और मैंने सन 89 से उन बस्तियों की बसावट जो सीधे रिस्पिना को मिलती है या बिंदाल पुल को मिलती है, इसके अगल बगल की बस्तियों में जितनी संख्या इतने मतलब राज्य बनने के बाद तीव्रता से बढ़ी है, ये वाकई में प्रदेश सरकार के लिए चिंता का विषय और इनकी जान जोखिम में ना हो इसके लिए निरंतर सरकार प्रयासरत रहती है। लेकिन हम लोगों की जो अभी राजनीतिक पार्टियों की बात करिए, उस तरह से जब मैं देखता हूं तो अभी बीच में जब एक ड्राइव चली थी रिस्पिना पुल पे, जब उन बस्तियों में अवैध जिन्होंने अतिक्रमण करा था या उनके पुनर्वास के लिए कार्य किया जा रहा था, मुझे लास्ट ईयर बहुत अच्छे से याद है कि कांग्रेस पार्टी और यूकेडी के लोगों ने खास तौर पे वहां के विरोध किया और इस तरह के तर्क पेश करने शुरू करे जो वाकई में सरकार के लिए या कोर्ट में जो मामला विचाराधीन होता है वहां पे समझ से परे होता है। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीति ना करके अगर सभी दल जो हमारी इस कार्रवाई का विरोध करके जनता से सहानुभूति बटोरने का काम करते, अगर वो सब ना करें तो निश्चित रूप से इनके पुनर्वास के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। अब हम बसावट की बात आती है, बसावट जब मैंने आपसे बोला सन 89 से मैं डालनवाला चंद्र रोड में रहता हूं और मैं उससे पहले लोग बताते 30-40 साल से ये रह रहे, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि यूपी के टाइम से लोगों ने नदी किनारे अपने बसावट शुरू की है। अब जब इन बस्तियों का हम नामकरण देखते हैं, नेहरू बस्ती, इंदिरा बस्ती, राजीव बस्ती, सोनिया बस्ती, तो इन बातों से हम क्या तर्क लगाएं कि क्या ये बसावट भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या हमारी सरकार के द्वारा किए गए होंगे? बिल्कुल नहीं है। ये सारी जो बसावट है अपने वोट बैंक के चक्कर में, चाहे उत्तराखंड के लोग हैं या नहीं है, बाहर से लाकर स्थापित करके उनके लिए व्यवस्था बनाने में जो कांग्रेस पार्टी ने सहभागिता निभाई है, जो उनको कॉर्पोरेशन दिया है, वो आज वाकई में प्रदेश के लिए खासतौर पर राजधानी के लिए एक ऐसा मैं कहता हूं दाग की तरह कह लीजिए या एक नासूर की तरह कह लीजिए, जो इनकी जान जोखिम में पड़ने के बाद आज पूरे प्रदेश के अंदर इन सबकी चिंता हो रही है। तो निश्चित रूप से इनका पुनर्वास होना चाहिए और इनकी जान या इनके जो परिवारों का जो जीवन में संकट में पड़ता है वो ना पड़े। किसी के भी नाम से बस्ती हो बिष्ट जी, जनता वहां पर रह रही है और उसकी जिंदगी खतरे में है बिष्ट सर, और अभी आपकी सरकार है और कंटिन्यूअसली है, और अभी भी आप अगर कांग्रेस के ऊपर थोप रहे हैं तो फिर सत्ता में आपके बैठने का मतलब क्या है? नहीं, मुझे एक चीज मैं जो कहना चाहता हूं, आप मेरी बात को शायद मैं सही तरीके से नहीं समझा पाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बसावट आज से 70 साल 60 साल 65 साल पहले से बसावट हुई है, जो कच्चे मकान आज पक्के मकान हो गए, जिनको बिजली, पानी, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सारी सुविधाएं तो छोड़ देंगे उनको किनारे पे। आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं छोड़ने का मतलब नहीं है, सरकार अपनी तरफ से प्रयास, लेकिन जब सरकार कोई कार्रवाई करती है तो वहां पे जो ये हमारे विपक्षी साथी जिस तरह से गुट लेके खड़े हो जाते हैं विरोध में, तो क्या वो अच्छी चीज है? उसमें कॉर्पोरेशन होना चाहिए या ऐसा विरोध होना चाहिए? पिछले साल की कार्रवाई आप लोगों ने भी देखी होगी। आप सही कह रहे हैं, एमडीडीए ने जब एनजीटी ने आदेश दिए थे कई बस्तियों को हटाने की बात कही गई थी, तब बस्ती बचाओ बस्ती उजाड़ो इस तरह के अभियान चलाए गए थे। मैं वही कहना चाह रहा हूं ना, अब आप देखिए सरकार जब कार्रवाई करती है तो इसमें जो हमारे दल है, मैं कह रहा हूं उनका सहयोग होना चाहिए। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ 60 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया वो नहीं, लेकिन कई बार विपक्ष का विरोध होता है, उसके बाद भी आप लोग काम कर लेते हैं, तो इस बार जनता के लिए ये विषय अलग हो सकते हैं। हाँ। जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं ये, और जिन विषय पे सरकार अपनी कार्रवाई कर लेती है वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन इस विषय पे जो चीजें होती है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें समर्थन मिलना चाहिए सर्वदल का। पक्के मकान, कच्चे मकान, बस्तियां, वहां से लोगों को अगर अच्छी जगह पर पुनर्स्थापित करेंगे, आप उनको पुनर्वास देंगे, तो जनता वहां से क्यों नहीं मूव ऑन करेगी? नहीं हुई ना। अभी ये जो 24-25 का आपने बताया आदेश आने के बाद उसमें पुनर्वास का जिक्र नहीं था सर। पुनर्वास आप कहां दे रहे थे? क्वालिटी स्पेस था। देखिए पारुल जी, उसमें जो कार्रवाई थी वो अवैध निर्माण के खिलाफ थी। जिन लोगों ने अवैध निर्माण करके, जिनके पास कागज कच्चे पक्के नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई थी वो, ताकि आगे बसावट ना हो सके। तो वो अवैध निर्माण तब हटा पाए थे, आप नहीं हटा पाए थे, ये भी क्लियर कर कह रहा हूं ना, कोर्ट चले गया मामला, कोर्ट जाने के बाद वहां से स्टे लिया है, वो कार्रवाई रुक गई वहां पर। ठीक है सैनी जी,
यहाँ अगर इन नदियों के आसपास रहने वाले लोग, जो हम चर्चा कर रहे हैं, पूरी चर्चा में यही निकल के आया कि अगर वहां रहने वाले लोग, जो बेस्ना नदी है, रिस्पना नदी है, बिंदल नदी है, वहां से अगर ये लोग ऐसे ही रहे, पक्के मकान बना लिए, जो बस्तियों के नाम है XYZ, मैं पूछना चाहती हूँ सर आपका विरोध, और अगर इनको कुछ होता है, जो नदी अपना रास्ता बदलती है, इनकी जाने जाती हैं, तो जिम्मेदारी आप लोगों का विरोध लेगा, जो आप 2024-25 के समय पर कर रहे थे, बस्ती उजाड़ो, बस्ती बचाओ? देखिए, ना तो हम बस्ती उजाड़ने के पक्ष में है, ना बस्ती बसाने के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 2014 और 2017 के बाद सत्ता में आई है, तो ये इनका एक बड़ा अच्छा एक पर्ची इनको जेब में डालकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से भेजा जाता है। जो भी काम है वो कांग्रेस के राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू जी पर छोड़ दीजिए। अब बात आते हैं आज पर। 2015 में एनजीटी का एक ऑर्डर आता है जिसमें नदियों के किनारे और विशेष रूप से गंगा जी के किनारे 10 किलोमीटर तक नए निर्माण पर रोक लगती है। मैं सिर्फ इन 10 सालों की अगर बात करूं तो 10 साल में जितने निर्माण किए गए हैं, और ये तो अवैध की बात कर रहे हैं, मैं वैध निर्माण की बात कर रहा हूं जिनका टैक्स लेकर इन्होंने अप्रूव किया है, वो सारे निर्माण बीजेपी के शासनकाल में हुए या कांग्रेस के शासनकाल में हुए, उसको छोड़ दीजिए। अभी आपके चैनल पर ही जो प्रोमो चल रहा था, उसे बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा कि हमने पुनर्वास पॉलिसी बनाई है। अगर वो पुनर्वास पॉलिसी बनाई है तो राजेश बिष्ट जी को बता दी गई होगी कि ऐसी पॉलिसी बनी है। इन्होंने तो अपने बयान में उल्लेख किया। यानी इस वक्त सरकार का रवैया केवल ये है कि इधर की बात उधर कर दी, उधर की इधर कर दी, और बात आई गई कर दी। यानी एक ठोस बात इस बारे में नहीं कर पा रहे हैं कि नदियों के किनारे जो निर्माण पहले कभी 10 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, वो बहुत ज्यादा नदियों के बहाव को प्रभावित नहीं करते थे। आज क्योंकि जमीनें जब महंगी हो गई, शहर की शहरी आबादी में घुस गई, तो वो जमीनें महंगी, वो जगह रिहाइश महंगी होने के कारण आज वहां पर अवैध निर्माणों की बाढ़ आ गई। और बाढ़ को रोकने का कारण क्या है, उसका क्या तरीका है, वो वर्तमान सरकार को बनाना होगा। इनके पास एक विभाग है, आपदा प्राधिकरण है, वो तो मैं आपकी बात से बिल्कुल क्लियर है कि ये काम इनका है कि इनको जो आपदाएं हैं उनके लिए पूरी तैयारी करके रखनी है। मैंने सिर्फ ये कहा कि इनके जो वहां पर नदी के किनारे अवैध कब्जे हैं और एनजीटी के ऑर्डर के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या काम करना है, क्या पॉलिसी बनानी है, वो तो बनाई है या नहीं बनाई है। तो स्टे लेकर क्यों पहुंच गए थे कोर्ट? फिर अभी कोई पॉलिसी नहीं बनी है। स्टे के लिए कोर्ट क्यों गए थे फिर, जब अवैध निर्माण हटाने का काम किया जा रहा था? कहीं से तो शुरू होता, उसके लिए फिर कोर्ट स्टे लेने क्यों पहुंच गए थे? आज भी वापस स्टे है? नहीं, मैं बिल्कुल समझ लेता हूँ कौन से कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अभी बिष्ट जी बता रहे थे। नहीं, बिष्ट जी तो कुछ भी बता सकते हैं, बिष्ट जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, इनका कोई बोलने की वैल्यू थोड़ी ना है। ये तो जो मन में आए बोल देंगे, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी तो है नहीं। जिम्मेदारी तो नेहरू जी की और इंदिरा गांधी जी की है। मैं इनसे कह रहा हूँ कौन सा कोर्ट का ऑर्डर है? तो यही बैठे हैं, अभी सांस भी ले रहे हैं, बोल भी रहे हैं। आप, मैं 20 सेकंड 30 सेकंड देता हूँ, मुझे कोर्ट का ऑर्डर बता दें कि जिसमें हम गए। सर मुझे ये बताइए, आपने जो कहा वो उसका तो मैं बात पूछ ही लूंगी आपसे। ये जो तमाम जो घटनाएं हो रही हैं उसके बाद मैंने इसलिए पूछा कि जो रिस्पना नदी है, बिंदल नदी है, यहाँ से जब अवैध कब्जे हटाने ये लोग पहुंचे थे तब आप लोगों की तरफ से विरोध किया गया था। वो विरोध क्यों किया गया था, इसका जवाब हमारी तरफ से केवल ये कहा गया था, और जो आज भी हम उस पर कायम है, यदि किसी व्यक्ति को हटाया जा रहा है तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार की जानी चाहिए। सरकार उसके लिए पॉलिसी बनाए, और ये मानवता के अनुसार भी है और सरकार के जो नियम है उसके अनुसार भी है। इन्होंने वो पॉलिसी बनाई या नहीं बनाई? जब 13,000 करोड़ का हाईवे बनाया इन्होंने, तो 100, 200, 500 करोड़ रुपए यहाँ खर्च कर देते तो हम बन जाते कहीं पे। इन्होंने कहाँ पर जमीन आवंटित की है, कहाँ योजना बनाई है, कौन सा विभाग देख रहा है, जरा बता दें गाइडलाइन में, अगर ये बता सकते हैं तो। ये बसाहट आपके समय की थी, ऐसे मानते हैं आप? नहीं, बसाहट किसी की भी समय हो सकती है। पहले तो कांग्रेस सरकार थी, अगर कुछ भी हुआ तो कांग्रेस जिम्मेदार है उसके लिए। आपने होने दिया, आज अगर हो रहा है तो आज कौन जिम्मेदार है? आज भी कांग्रेस जिम्मेदार रहेगी क्या? तो बसाहट तो आप ही लोगों ने दी ना। अब उन्होंने पक्के मकान बना लिए। नहीं, अगर वो वैध जगह पर होते तो ये हटाने की नौबत नहीं आती ना, आपको विरोध करना पड़ता। देखिए, ये बीजेपी की भाषा मत बोलिए कि हमने बना कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने किसी के मकान नहीं बनाए। आपने माना ना किसी के भी शासनकाल में कब्जे हुए? आप समझ लो, आपके शासनकाल में बस्ती बसी ना, समझ लीजिए। नैरेटिव बनाने की कोशिश मत कीजिए। कोई नैरेटिव नहीं, मैं तो हकीकत बता रही हूँ आपको। आप जिस समय झूठ बोल रही हूँ तो बोल दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आप झूठ नहीं, आप झूठ को गलत तरीके से बोल रही है। मैं बिल्कुल गलत तरीके से नहीं बोल रही हूँ, मैं तो एक लाइन में बात कह रही हूँ। कोई भी व्यक्ति
नहीं, आप सुन लीजिए ना, पहले आपके काम आएगी। मैं आपके चैनल पर बैठा हूँ, अगर आप चाहे तो मुझे अलाउ कर दे, चाहो तो ना करें। मैं एक बेसिक बात कह रहा हूँ। आप ये कहना कि कांग्रेस के समय में लोग बसे थे, कांग्रेस जिम्मेदार है, तो भाई देखो वापस फिर हमें सरकार दे दो, हम अपने आप ठीक कर लेंगे। फिर इन्हें हटा दीजिए, इन निकम्मों को। जब ये कुछ कर ही नहीं सकते तो हटा दीजिए ना इन्हें। तो वो करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं झंडा बुलंद करने। हम 20 विधायकों की सरकार चला लेंगे, हम इस सब समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। अवैध अतिक्रमण लीगल है क्या, ये बताइए? नहीं, मैंने कब तो हटा दीजिए ना अतिक्रमण, किसने कहा? हाँ, तो फिर आप वहीं तो पहुंचे थे, अवैध अतिक्रमण हटाने ही तो गए थे। कब, कौन से ऑर्डर में गए थे आप? कौन से कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बता तो दीजिए ना। मैं तो आपको बता रही हूँ ना, कहीं भी बात पे हम विश्वास कर लेंगे। बिंदल नदी के किनारे 2024-25 के समय MDDA और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बताया था ये अवैध अतिक्रमण है, वहां हटाने गए थे, तो आप लोगों ने ये नारा बुलंद किया था। बिल्कुल नहीं गए। अब आपको बताता हूँ, 2015 का मेरे ही नाम से नैनीताल हाईकोर्ट से एक ऑर्डर कराया अतिक्रमण के खिलाफ, नदी के आसपास की बात कर रही हूँ, जिसमें सुन लीजिए, आप जिस व्यक्ति से बात कर रही है समझ लीजिए कि वो कौन है। मैंने 2015 में हाईकोर्ट से एक ऑर्डर कराया, जिसमें एक हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हर जगह का नोडल अफसर यानी SDM लेवल का अधिकारी अपने यहाँ अतिक्रमण के विरुद्ध जो कार्रवाई करता है वो हाईकोर्ट में सबमिट करे। आज भी हर 6 महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, वो तो लगातार की जा रही, 2015 के बाद से लगातार हो रही है। मैं खुद उसमें पिटिशनर हूँ और मेरे पास वो ऑर्डर है। मुझे बताइए, हमारी सड़क पार्टी का कौन सा ऑर्डर था जिसमें ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विरोध किया? ठीक है, बेस्ट जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कौन सा ऑर्डर था, कहाँ का ऑर्डर था, बताइए सर। देखिए 24-25 का जिक्र जो आपने किया, निश्चित रूप से NGT के ऑर्डर पे MDDA जब वहां पे ध्वस्तीकरण के लिए, अवैध निर्माण के लिए गई है, तो ये कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान देने के बाद विद्वानता के साथ यहाँ भेजा जाता है, उनको झूठ परोसने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। उस ऑर्डर के खिलाफ जब ये सड़कों पे उतरे अपने दल बल के साथ और दल बल के साथ उतरने के साथ इन्होंने सरकार का विरोध करा और वहां पे एक घटना जो हार्ट अटैक की हुई, उस हार्ट अटैक की घटना को हमारे सरकार के ऊपर हत्या का आरोप लगाया। तो आप ये देखिए कि इनके द्वारा बसावट की गई और उस समय भी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वही था, आज भी वही है। बता रहे हैं तो आप सुन कब रहे हैं सैनी जी, आशीष जी, वो बता रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे। एनीवेज, दोनों का ऑडियो डाउन करवाइए प्लीज। तो मैं की चर्चा हम नहीं करते हैं सर, बारी बारी से मैं बात करना चाह रही थी, एक लाइन उनसे पूछते, एक लाइन आपसे पूछते, टाइम हो जाता। भारद्वाज जी, हकीकत क्या है? 2024-25 में क्या ऐसा कुछ आदेश NGT की तरफ से दिया गया था? अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई थी क्या? अवैध कब्जों को हटाने की कोशिश की गई थी और कांग्रेस का विरोध था जो आज तक कोर्ट में है? ऐसा कोई मामला है क्या सर? आप प्लीज डिटेल में बताइए। असल में 2021 में जो विधेयक था 3 साल का होता नहीं, हाँ, तो 2018 में आया था। थोड़ा संक्षेप में कर दीजिएगा सर जी। 2018 में विधेयक आया, फिर 21 में आया, 21 की अवधि 24 में खत्म हो रही थी, फिर 24 में विधेयक आ गया, क्योंकि जो कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको तो इम्प्लीमेंट होना था। अब सवाल ये आ गया कि वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं एक संक्षेप में एक बात ये कहता हूं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये मानव जनित आपदा होगी। मेरा किसी के लिए नहीं कहना कि फला दल ने ये कर दिया, उस दल ने कर दिया, और मुझे लगता है कि जो मेरे साथ पैनल में जो दोनों लोग हैं वो भी इस बात को मानते होंगे कि ये मानव जनित आपदा होगी। बिल्कुल, अगर इसको हमने समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया। बहुत कुछ देखा है उत्तराखंड ने, जोशीमठ भी देखा है, और वैसी स्थितियां दोबारा भगवान न करे कभी हो, हम तो यही दुआ करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इसी राजनीतिक भावना के चलते एक दूसरे पर बातों को सिर्फ ढोलना शुरू कर दिया तो मानव जनित आपदा ही इसे कहा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आपदा की तैयारी, सियासत बारे आज की चर्चा यही थी कि आपदा के लिए तैयार तो हैं आप, लेकिन उसे रोकने का क्या प्रयास है, जो लोग हैं वहां से हटाने का उनको क्या प्रयास है, शायद इसके लिए मौन साधे बैठे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।